जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक पर। कैसे हैं आप सभी? कल हमारी चर्चा हो रही थी स्वर पर। हमने कुछ स्वर के बारे में सीखा था, कुछ प्रश्न भी आप किए होंगे घर पे जाके। स्वर क्या है? कोई बता सकता है स्वर है क्या, या स्वर कहते किसे हैं, या स्वर की परिभाषा कोई? स्वर की परिभाषा कोई? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, या जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कल कुछ और भी आपको सिखाया गया था। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि वर्णों की संख्या कितनी है, 53 है। अगर कोई आपसे पूछ ले क्या कुल व्यंजन कितने हैं, 40 है। मूल व्यंजन पूछे तो अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, अयोगवा, द्विगुण। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या पूछी जाए तो, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 43। स्वर पूछा जाए तो, अगर पूछे परंपरागत हिंदी में वो स्वरों की संख्या कितनी थी तो 13 याद है। फिर आगे चलते हैं। आज हमें पढ़ना था मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। हेडिंग डालेंगे मात्राओं का प्रयोग। मात्राओं का प्रयोग आज का टॉपिक है, मात्राओं का प्रयोग। मात्राओं के प्रयोग में हम पढ़ेंगे क्या, कौन सी मात्रा कैसे लगती है। जैसे अ की मात्रा कैसे लगेगी, ई की मात्रा कैसे लगेगी। आइए सीखते हैं। सबसे पहले अ, जैसे कुछ मात्राएं, जैसे आ, दीर्घ ई, ओ, दीर्घ ओ की मात्रा व्यंजन वर्ण के कहां लगती है, बाद लगती है। जैसे मैं बात करूं किसकी, अ की, नहीं आ की मात्रा, आ की मात्रा की बात करूं, दीर्घ ई की मात्रा। अच्छा आप ये बताएं कौन कौन सी ऐसी मात्रा जो व्यंजन वर्ण के बाद लगती है। जैसे ओ की मात्रा, उसके बाद औ की मात्रा। ये चार ही मात्रा ऐसी है जो व्यंजन वर्ण के बाद लगती है। जैसे मैं बात करूं क्या, क, क में अगर मैं आ जोड़ू तो कहां लिखूंगा, बाद में क्या लिख लूंगा, का। अगर मैं क में क्या जोड़ दूं, दीर्घ ई जोड़ दूं तो क्या लिखूंगा, की। अगर मैं क में ओ जोड़ दूं तो क्या लिखूंगा, को। कहां लगी, व्यंजन वर्ण के बाद। क में यदि औ जोड़ू तो क्या बनूंगा, बनेगा कौ। मात्रा कहां लगी, बाद में। यानी हमारे चार ऐसे स्वर हैं जिनकी मात्रा कहां लगती है, व्यंजन वर्ण के बाद लगती है। चार ऐसे स्वर हैं जिनकी मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद लगती है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कितने ऐसे स्वर हैं जिनकी मात्रा व्यंजन वर्ण के पहले लगती है, कितने ऐसे स्वर हैं जिनकी मात्रा व्यंजन वर्ण के पहले लगती है, बंद करो भाई साहब। कितने ऐसी मात्रा है जो व्यंजन वर्ण के पहले लगती है, कौन कौन सी भाई साहब, ये तो बाद में लग रही है। हाँ अच्छा, की मात्रा ऐसे इसको पहले पूरा लिखें, की मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद लगती है, व्यंजन वर्ण के बाद लगती है, व्यंजन वर्ण के बाद लगती है। हो गया ना, इसको नोट कर लिया ना, नोट करो भाई साहब इसको पहले। थोड़ा हाथ तेज चलाइए। चलिए इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, नोट कर लीजिएगा, बाद में आगे लिखेंगे। ह्रस्व ई की मात्रा कहां लगती है, व्यंजन
वर्ण के पहले। क्या कोई और भी वर्ण है जिसकी मात्रा व्यंजन वर्ण के पहले लगती हो? ऐसा कोई वर्ण नहीं है, ऐसा कोई व्यंजन नहीं है। हर से ई की मात्रा व्यंजन वर्ण के पहले लगती है। कैसे लगेगी? जैसे मैं कहूं ये क्या लिखा है, क। जब मैं क में क्या जोड़ूंगा, ई जोड़ूंगा, तो मात्रा कहां से लगा दूंगा? इधर से। समझ पाए ना? केवल एक ही स्वर ऐसा है जिसकी मात्रा कहां लगती है? व्यंजन वर्ण के पहले लगती है। व्यंजन वर्ण के बाद पूछे तो 4 मात्रा, व्यंजन वर्ण के पहले पूछे तो 1 मात्रा। आगे चलते हैं। ए ऐ, ऐ की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है, ऊपर लगती है। कैसे लगेगी? जैसे मैं बात करूं क में अगर ए जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? के। क्या बन जाएगा? के बन जाएगा। जब मैं क में ऐ जोड़ूंगा तब क्या बनेगा? कै। मात्रा कहां पे लग रही है? ऊपर। यानी 2 स्वर ऐसे हैं जिनकी मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है, 4 स्वर ऐसे हैं जिनकी मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद लगती है, 1 स्वर ऐसे हैं जिनकी मात्रा व्यंजन वर्ण के पहले लगती है। बाद हो गया, पहले हो गया, ऊपर हो गया, बस कहानी किसकी बची है? नीचे की। कितने ऐसे हैं? आइए चलते हैं। ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री की मात्रा और ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री की मात्रा कहां लगती है? व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है। नीचे लगती है। जैसे क, जब ह्रस्व उ लगेगा क में तो क्या बन जाएगा? कु। कु। जब क में दीर्घ उ लगेगा तो क्या बन जाएगा? और जब क में री लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्री बन जाएगा। नोट कर लेंगे। चार तो ऐसे हैं जो व्यंजन वर्ण के बाद लगते हैं, एक ऐसा जो व्यंजन वर्ण के पहले लगता है, और 2 ऐसे जो व्यंजन वर्ण के ऊपर लगते हैं, 3 ऐसे जो व्यंजन वर्ण के नीचे लगते हैं। खत्म हो गए? आगे चले। आगे देखेंगे। र में ह्रस्व उ, दीर्घ उ की मात्रा, र में ह्रस्व उ, दीर्घ उ की मात्रा कैसे लगेगी? र में ह्रस्व उ, दीर्घ उ की मात्रा कैसे लगती है? जैसे अब बात करें, र की कहानी सीखेंगे। र में अगर हमें ह्रस्व उ लगाना तो क्या करूंगा? बस। लेकिन अगर र में दीर्घ उ लगाना है तब र तो बनेगा ही, एक गुंडी बन जाएगी ऊपर। जैसे एक ही मात्रा लगाते हैं ना, ठीक वैसे लाके इसमें क्या करेंगे? नीचे जोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आगे चले। ये कहानी समझ में आई ना? र और र में उ की मात्रा ह्रस्व उ और दीर्घ उ कैसे लगेगा? इसी में और आगे लिखना, द में द और ह में, द और ह में री की मात्रा कैसे लगेगी? री की मात्रा कैसे लगेगी या कैसे लगती है?
बताएं, द और ह में री की मात्रा कैसे लगती है? द और ह में, हाँ कुछ करना नहीं है, आप द बनाओ, द बना लिए ना, बस क्या बन गया, ये द्री बन गया। यानी द में लग गई कौन सी मात्रा? री की मात्रा लग गई। लेकिन ह की कहानी पूछे तब ह में री की मात्रा कैसे लगेगी? अभी तो ह बना, अब यहां से क्या करेंगे, एक और लगा लेंगे, क्या बन जाएगा? री लग जाएगा। समझ पाए ना? मात्रा कैसे लगेंगे, लगेगी? द में री की मात्रा ऐसे लगेगी और ह में री की मात्रा इस प्रकार से, री 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 री। आगे चले, हो गया यहां तक? आगे लिखेंगे, एक लाइन नोट करेंगे आप। अच्छा बताना, 12 खड़ी क्या होता है? कभी नाम सुना है 12 खड़ी? बताएं क्या होता है? 12 खड़ी, 12 खड़ी क्या होता है? कोई पढ़ सकता है? आगे लिखेंगे, री की मात्रा को छोड़कर, पढ़ के बताओ, री वाला 12 खड़ी। हाँ, हम 12 खड़ी पढ़ने की बात कर रहे हैं। री की मात्रा को छोड़कर और अंग अह को लेकर, और अंग अह को लेकर, अंग अह को लेकर, अंग अह को, यानी मात्रा कौन सी छोड़नी है? री को छोड़कर और अंग अह को लेकर व्यंजनों के एक साथ, व्यंजनों के एक साथ, व्यंजनों के एक साथ अंग अह को लेकर, री को छोड़कर अंग अह को लेकर व्यंजनों के एक साथ, व्यंजनों के एक साथ सब स्वरों के मिलाप को, सब स्वरों के मिलाप को, सब स्वरों के मिलाप को, सब स्वरों के मिलाप को 12 खड़ी कहते हैं। सब स्वरों के मिलाप को 12 खड़ी कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं उदाहरण में, क्या? क में आ की मात्रा जोड़ेंगे, का, हरस्व ई लगाएंगे, की, कु, कु, उसके बाद के, कै, को, कौ, कम, कह। कहीं आपको री की मात्रा इसमें दिखी? नहीं, री को छोड़ देंगे, बाकी सभी को ले लेंगे। इसको क्या कहते हैं हम? 12 खड़ी के नाम से जानते हैं। अब कोई पूछे 12 खड़ी क्या है? री की मात्रा को छोड़कर और अंग आ को लेकर सभी स्वरों का मिलाप किससे हो जाए? व्यंजनों का, व्यंजनों से हो जाए तो क्या कहलाएगा? वो 12 खड़ी कहलाएगा। हो गया? अच्छा, अभी केवल एक लाइन लिखेंगे आप। कभी प्रश्न पूछ ले स्वर के भेद, तब स्वर के भेद पूछे तब ऐसे लिखेगा पहले, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। एक एक करके पढ़ेंगे इसमें हम लोग। अच्छा, पहला प्रकार अगर इसमें पूछ लिया जाए, स्वर के भेद कितने होते हैं? तब स्वर के भेद, स्वर के भेद पूछे तो 3, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और
प्लुत स्वर। कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर लिख लेंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर नोट करेंगे। स्वर के भेद कितने हैं? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हो गया यहां तक? क्या हुआ? हो गया ना? अगला पॉइंट बनाएंगे, इसी में एक नंबर करके लिखेंगे। लिखिएगा मात्रा, मात्रा लिखिएगा, मात्रा, उच्चारण, मात्रा, उच्चारण, कामा, काल के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा, उच्चारण, उच्चारण तथा काल के आधार पर भेद। हाँ भाई साहब, स्वर, अब स्वर ही पढ़ रहे हैं। काल के आधार पर भेद, या काल के आधार पर स्वर के भेद भी लिख सकते हैं। काल के आधार पर भेद, काल के आधार पर भेद कितने होते हैं? भेद कितने होंगे? 3। कितने भेद होंगे? 3। 3 में भी पहला लिखेंगे आप, बात ना करो भाई साहब। पहला लिखेंगे, लिखिएगा पहला, जिससे हम ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, इसी का नाम लघु स्वर, लघु स्वर, या इसी को एकमात्रिक, एकमात्रिक, या और किस नाम से? नहीं, अखंडित, अखंडित, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक, अखंडित, और कुछ, या इसे हम रूढ़ मात्रा, या रूढ़ स्वर या मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं। रूढ़ स्वर, या इसी को मूल स्वर, या इसी का और कुछ नाम छोटा स्वर, छोटा स्वर लिख लेंगे। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक, अखंडित, रूढ़, मूल और छोटा स्वर। इन सब का नाम क्या है? एक ही है। कुछ भी पूछेगा हम हमेशा कितने बताएंगे? कितने होते हैं? 4। कभी आपसे पूछे ह्रस्व स्वर कितने? 4। लघु स्वर 4, एकमात्रिक स्वर 4, अखंडित पूछे 4, रूढ़ पूछे 4, मूल स्वर पूछे 4 और छोटा स्वर पूछे तो भी कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4। कौन कौन होते हैं 4? अ, ई, उ, री, यही 4 होते हैं। कौन से? यही 4 होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। कहे तो ह्रस्व स्वर कह ले, अखंडित स्वर कह ले, क्योंकि इसका खंड नहीं किया जा सकता। अब ह्रस्व स्वर यही है, लघु स्वर है, एकमात्रिक है, अखंडित है, रूढ़ है, जो कुछ आप चाहें इनमें से कुछ भी नाम देके इनको पुकार सकते हैं। अच्छा, कभी प्रश्न आपसे क्या पूछ ले? ह्रस्व स्वर की परिभाषा पूछ ले तब लिख लेंगे परिभाषा भी, इच्छा है तो। वे स्वर, वे स्वर, हाँ लिखिएगा परिभाषा। वे स्वर, वे स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। वे स्वर मूल स्वर कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति, जिनकी उत्पत्ति दूसरों स्वरों से नहीं होती या दूसरे स्वरों से नहीं होती। जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, नहीं होती, या
जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, या जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ये लाइन में लिख सकते हैं यहां, जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है। हो गया, आगे चले, नोट कर लिए होंगे ना, लिखिएगा। अभी तो ये हर्ष स्वर था ना, अब लिखेंगे दीर्घ स्वर। लिखिएगा दीर्घ स्वर। तीन भेद थे ना, तीन में से हम दूसरा पढ़ रहे, कौन सा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के बाद इसका और भी अन्य नाम होगा, जैसे दीर्घ के बाद क्या लिख लेंगे? गुरु स्वर। और द्विमात्रिक भी क्या लेंगे इसे? द्विमात्रिक, या इसे क्या कहेंगे? यौगिक स्वर। यौगिक स्वर, यौगिक स्वर। क्या कुछ और भी नाम है? संधि स्वर भी इसे कहते हैं हम, लिख सकते हैं इसे हम संधि स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं। और एक नाम है इसका, इसको संध स्वर भी के नाम से जानते हैं। हाँ, इन सभी ये नाम है। अगर पूछे ये कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितना बताएंगे? 7। आपसे पूछे क्या, दीर्घ स्वर कितने होंगे? 7। लघु स्वर, गुरु स्वर कितने? 7। इसके बाद द्विमात्रिक पूछे तो 7, यौगिक पूछे 7, संधि स्वर पूछे 7। परिभाषा अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे, जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, 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 दो मात्रा का समय लगे। हाँ, नहीं, अगर पूछे, अगर कहे दो स्वरों के योग से बने स्वर को क्या कहेंगे, तो हम नाम क्या देंगे? संधि स्वर भी कह सकते हैं उसको। दो स्वरों के योग से बने स्वर क्या कहलाएंगे? संधि स्वर कहलाएंगे। अब बात ये 7 है, तो 7 आते कौन कौन से हैं? कौन कौन से होंगे 7? कौन कौन? आ के बाद दीर्घ ई, दीर्घ ई के बाद दीर्घ उ, उसके बाद क्या बन जाएगा? ए, उसके बाद ए, उसके बाद ओ, उसके बाद औ। क्या बन जाएगा उसके बाद? औ बन जाएगा। नोट करेंगे इसको। कहाँ डबल है? इसको 2 बार कर लो भाई साहब, हो गया। सॉरी, इस पे से गायब कर दो इसको। ए आई, कितने हो गए यहाँ पे? 7 हो गए ना। अब इन 7 को भी बांटेंगे। अब आपको ये 2 जगह दिख रहे होंगे, कितने जगह? 2 जगह। अब इन दोनों को अलग अलग करेंगे हम। कैसे? देखिएगा ध्यान से। क्या हुआ?
अच्छा देखना, ये जो आ बना है ये किससे किससे बना है? आ के साथ क्या मिला है? अ मिला है। ई किससे बनी है? ऊ किससे बना है? ऊ प्लस ऊ से। अगर इसकी बात करो तो ये किससे बना है? आ प्लस आ के साथ ई। ये किससे बना है? आ के साथ ए। ये किससे बना है? आ के साथ ऊ। और ये किससे बना है? आ के साथ ओ। बात मत करो भाई साहब। आ के साथ ओ के मिलने से बना है। अब आप इसमें देख रहे होंगे, अ के साथ अ मिला, ई के साथ ई मिला, उ के साथ उ, यानी ये एक ही जाति के मिल रहे हैं ना, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? सजाति। इसको क्या कहेंगे हम? सजाति। अभी यहां तक केवल इतना नोट कर लें आप, इसको अभी यहां तक नोट करें, अभी इसके बाद आगे बांटते हैं इसको कैसे कैसे बना है। आ का निर्माण कैसे हुआ? दो बार अ के मिलने से। ई का ई के साथ ई, उ का उ के साथ उ, ए का अ के साथ ई, ए का अ के साथ ए, ओ का अ के साथ उ, और औ का अ के साथ ओ के मिलने से क्या बना है? बना है स्वर। हो गया यहां तक? आगे चलिएगा, लिखेंगे हेडिंग क्या डालेंगे हम? जाति के आधार पर संधि स्वर के भेद। जाति के आधार पर संधि स्वर के भेद। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर आधार पर संधि स्वर के भेद। संधि स्वर के भेद कितने बनेंगे? दो। संधि स्वर के भेद कितने होंगे? दो। पहला कौन सा होगा? सजाति। 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 सही है। सजाति क्या बनेगा? सजाति। या तो सजाति लिखेंगे परिभाषा। अच्छा, सजाति को दो नाम से और भी जानते हैं। कभी आपसे पूछे मूल दीर्घ स्वर क्या होंगे, तो इसी का नाम है। सवर्ण स्वर पूछे तो इसी का नाम लिख लेंगे, और इसका मूल दीर्घ स्वर। इसी को और किस नाम से जानते हैं? मूल दीर्घ स्वर। या इसी को और किस नाम से जानते हैं? सवर्ण स्वर। सवर्ण स्वर। अब परिभाषा लिखेंगे इसकी। सवर्ण स्वर। परिभाषा लिखिएगा। समान स्थान से समान स्थान से समान स्थान से और, या ऐसे लिखिए, समान स्थान से उत्पन्न होने वाले, समान स्थान से उत्पन्न होने वाले समान स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वरों को, समान स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वरों को समान स्थान से उत्पन्न
होने वाले स्वरों को सवर्ण कहा जाता है। सवर्ण कहा जाता है। कहा जाता है। कहा जाता है। स्वरों को सवर्ण कहा जाता है। कितने होते हैं ये? कितने होते हैं? तीन। कौन कौन सा? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। हो गया। आगे लिखेंगे इसी में। अगला पॉइंट बनेगा क्या हमारा? विजाति। इसके दो भेद है ना, जाति के आधार पर। दूसरा क्या बन जाएगा? विजाति। ये मूल स्वर है ना, अब ये संयुक्त स्वर हो जाएगा। ये संयुक्त दीर्घ स्वर हो जाएगा। संयुक्त दीर्घ स्वर। स्वर। और ये सवर्ण है तो ये असवर्ण हो जाएगा। असवर्ण स्वर। इसकी संख्या पूछे तो 4। इसकी संख्या पूछे तो 4। सीधी सी बात है, ये समान स्थान से नहीं होंगे। परिभाषा लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण जिन स्वरों के उच्चारण समान स्थान से नहीं होते, समान स्थान से नहीं होते, उन्हें असवर्ण कहा जाता है। ए, आई, ओ और औ। कारण क्या है? ये अ के साथ किसके मिलने से बना है? अ के साथ ई के मिलने से। ये अ के साथ ए के मिलने से बना है। ये अ के साथ उ के मिलने से बना है। और ये अ के साथ ओ के मिलने से बना है। नोट करेंगे, अ के साथ ओ के मिलने से बना है। हो गया। अगला प्रकार पढ़ेंगे स्वर के वर्गीकरण में। जीवा के क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद। सॉरी, अभी प्लुत बच गया हमारा। लिखेंगे, 3 थे ना। अगला लिखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। हेडिंग डालेंगे प्लुत स्वर। प्लुत 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 स्वर। प्लुत स्वर। इसे क्या कहते हैं और किस नाम से? इसे त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहां पे होता है? किसी को बुलाने यानी पुकारने, पुकारने, गाने, रोने, चिल्लाने आदि स्थानों पर प्रयोग होता है। आदि स्थानों पर प्रयोग होता है। पर प्रयोग होता है। परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे इसके उच्चारण में? इसके त्रिमात्रिक स्वर। इसके उच्चारण में, उच्चारण में दीर्घ मात्रा से, दीर्घ मात्रा से अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है। उच्चारण में दीर्घ मात्रा से अधिक समय लगता है।
जैसे किसी स्वर को जब हम लंबे समय तक क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं, खींच के बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो अपने आप प्लुत में प्लुत का रूप धारण कर लेगा। जब हम किसी स्वर को लंबे समय तक उच्चारित करते हैं, एक ही स्वर को लंबे समय तक उच्चारित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। कभी भी अगर इनकी संख्या पूछे तो, प्लुत स्वर की संख्या अगर आपसे पूछे तो संख्या क्या बताएंगे, प्लुत स्वर की संख्या होती है 8, नोट कर लेंगे। प्लुत स्वर की संख्या होती है 8। अ ई दीर्घ ई, अ दीर्घ ई, दीर्घ उ, हाँ हाँ दीर्घ ई रहेगा। अ आ दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ, यही 8 होते हैं। प्लुत स्वर की संख्या पूछे तो 8। आ ई नहीं है, केवल हरस दीर्घ ई है, दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर की कहानी समझ में आई? आगे चलते हैं। अब लिखेंगे क्या, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद। क्या हुआ भाई साहब, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। पहला लिखेंगे इसमें अग्र स्वर, अग्र स्वर। परिभाषा क्या बनेगा, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग क्रियाशील हो, अग्रभाग क्रियाशील हो उसे अग्र स्वर कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। नोट करेंगे। इनकी संख्या पूछे तो 4, इनकी संख्या कितनी होती है, 5। अग्र स्वर कितने होते हैं, 5। लिखेंगे ह्रस्व ई, दीर्घ ई, री, ए ऐ। कितने होंगे, 5। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर भेद पूछे स्वर के तो कितने बताएंगे, 3। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भेद, 3 भेद होंगे। और उसमें भी पहला क्या बनेगा, अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन सा होगा, वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय जीवा का अग्रभाग क्या हो, क्रियाशील हो, उसे क्या कहेंगे, अग्रस्वर कहेंगे। और उसके भेद अगर पूछे अग्रस्वर कितने होते हैं तो 5 होते हैं। कौन कौन, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, री, ए और ऐ। समझ पाए? आगे चलते हैं इसके दूसरे भाग पर। दूसरा भाग क्या होगा, मध्य स्वर। लिखेंगे दूसरा भाग मध्य स्वर। मध्य स्वर परिभाषा क्या, वही लिख लेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्या हो, काम करता हो या क्रियाशील हो, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, केवल लिख देते हैं भाई साहब, लिखो, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में
जिह्वा का जिह्वा का मध्य भाग काम करे या क्रियाशील हो करे उसे मध्य स्वर कहते हैं। उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं। अच्छा, कभी इनकी संख्या पूछे तो क्या बताएंगे? एक। कौन सा? अ। केवल कौन सा बनेगा? अ बनेगा। इनकी संख्या होती है एक, केवल अ बनेगा। आगे लिखेंगे। हो गया यहां तक? नोट कर लिया यहां तक ना? अब आगे लिखेंगे कौन सा? अग्र मध्य हो गया, कौन सा बचा हमारा? पश्च स्वर लिखेंगे। पश्च स्वर। पश्च का मतलब पीछे वाला हिस्सा। लिखेंगे परिभाषा, आप लिखेंगे तब तक। परिभाषा लिखेंगे आप तब तक। वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय जीवा का पश्च भाग क्रियाशील हो उसे क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। लिख लेंगे। बस बस डाउनलोड करके लगा देते हैं वहीं पे ना। हो जा भाई साहब। और कहीं नहीं है? कहीं डाउनलोड नहीं हो रहा है यार ये। कॉपी से नहीं आएगा। ये तो आना तो चाहिए फिर। नहीं आ रहा है, जान दीजिए। बाकी ऐड करके हम आपको दे देंगे। आइए, पश्च स्वर का परिभाषा क्या बनेगा? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीवा का पश्च भाग क्रियाशील हो। पश्च का मतलब पीछे वाला। अब ध्यान देना, इसमें कितने स्वर आएंगे? जितने बच गए हैं। कहां से? उन सभी से। उन सभी का मतलब उसमें 5 और इसमें ये 6, तो बचा कितना?
6 5 11, 5 बच गया, वही 5 आएगा। कौन सा? अच्छा इसका एक तरीका भी है, कौन सा आएगा? आ ओ और ओ। इसको याद करने का एक तरीका है क्या? इसको याद करने का, वे स्वर, वे स्वर जिन्हें लिखने के लिए, जिन्हें लिखने के लिए 3 लिखना पड़े। क्या? 3 लिखना पड़े, 3 लिखना पड़े, लेकिन अ को छोड़कर, लेकिन अ को छोड़कर, अ को छोड़कर। अब ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। वे सभी स्वर पक्ष स्वर होंगे जिनके लिखने के लिए क्या लिखना पड़ जाए? 3 लिखना पड़े, लेकिन अ को भी 3 लिख रहे हैं, केवल अ को छोड़ देंगे, बाकी जब हम 3 लिख रहे हैं, जैसे आ लिख रहे हैं ना, तो आ बनाने से पहले मुझे 3 बनाना पड़ा। ओ लिख रहे हैं तो ओ बनाने से पहले 3 बनाएंगे, ओ अलग बनाएंगे तो ओ बनाने से पहले 3 बनाएंगे। वे स्वर जिनको लिखने से पहले मुझे 3 बनाना पड़े, लेकिन अ को छोड़कर, वे सभी के सभी स्वर क्या कहलाएंगे? स्पष्ट स्वर कहलाएंगे। अब बताओ किसी को समस्या है? अब हमारे पास एक स्वर अभी बचा है, कौन सा? आगत स्वर। कौन सा स्वर बच गया? आगत स्वर। आगत स्वर कौन सा है? आगत स्वर आ। ये कहां आएगा? ये किस में आएगा? अग्र में आएगा, मध्य में आएगा, पश्चिम में आएगा? तो याद रखना कहां पे आएगा ये पश्च स्वर है। ये कैसा स्वर है? ये पश्च स्वर है। ये कैसा स्वर है? पश्च स्वर है। बाकी आज के लिए इतना ही, इसको रिवीजन करिए, फिर मिलते हैं कल यानी का सोमवार। रिवीजन करिएगा। आज के लिए इतना ही।